नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर की तह तक ऐसा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम में आप हर खबर की तह तक भी पहुंचते हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचती है और उस खबर के मायने भी हम आपको समझाते हैं ताकि हम बता सकें कि खबर की खबर क्या है। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यमुनानगर की। यमुनानगर और अंबाला में जहरीली शराब के मामले सामने आए थे। दोनों ही जिलों में ऐसे मामले सामने आने के बाद फिर एक मुद्दा ये उठा कि अब क्या किया जाए कि ऐसे मामले फिर से सामने आए। अब सवाल का जवाब हरियाणा सरकार ही देगी। तो हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये जानकारी दी है कि हरियाणा में सभी शराब के ठेकों से शराब के सैंपल भरे जाएंगे। हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी डिपार्टमेंट की टीम जांच भी करने वाली है। शराब ठेके के रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। शराब की बोतलों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। हरियाणा में कुल 1188 जोन में 2376 शराब के ठेके हैं। हरियाणा में 2682 शराब के उप ठेके भी चल रहे हैं और इन्हीं शराब के ठेकों को लेकर जानकारी हासिल की जाएगी। आने वाले वक्त में कम से कम ऐसे मामले ना आए, हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन जो हुआ वो बहुत दुखद भी था और इस तरह के मामलों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी अब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग कर रहा है। हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम, एक बड़ा फैसला हम इसे कह सकते हैं। खबर क्या है ये भी आपके सामने हम रख रहे हैं, कुछ जानकारी आपके सामने है। पूरा मामला एक बार मैं अपनी जुबानी आपको बता दूं। यमुनानगर और अंबाला में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे। यमुनानगर में तो बहुत ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। 20 से ज्यादा का आंकड़ा डराने वाला था और ये सब एक ही वजह से था, जहरीली शराब पीने से। इसी मामले को लेकर लगातार विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था, लेकिन सरकार को अपना काम भी बखूबी करना है। इसलिए अब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। टीम ने कमर कस ली है। एक्शन मोड में आते हुए अब सभी शराब के ठेकों पर जितनी शराब के स्टॉक है उसकी जांच की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि कितनी शराब कहां से सप्लाई हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब मिल जाएगा जब स्टॉक की जानकारी हासिल की जाएगी। दूसरा, इस पूरे मामले में जो शराब बेची जा रही है उसके सैंपल भी लिए जाएंगे, उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। देखा जाएगा कि ये सैंपल खरे उतरते हैं मानकों पर या नहीं। ये भी एक बड़ा सवाल था, इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा ताकि जहरीली शराब से और मौतें आने वाले वक्त में कभी ना हो हरियाणा में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा भी और भी हमारे पास ऐसे खबरें हैं जिसकी तह तक हम पहुंचेंगे। राव शवातली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ, उनको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब से खबर देंगी हरसिमरत कौर, उनको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश से हमारे ब्यूरो हैं प्रदीप ठाकुर, उनसे भी हम जानकारी आज हासिल करेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर है हिमाचल प्रदेश से भी। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जहरीली शराब का मुद्दा गरमाया हुआ है जितेंद्र, राजनीति खूब हो रही है, लेकिन इसके इतर लोगों की परवाह है हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार अपने स्तर पर काम भी करने जा रही है। खासकर एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने एक तैयारी कर ली है। इस तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे काम किया जाएगा, कितने समय में ये काम पूरा हो जाएगा ताकि आने वाले वक्त में कम से कम ऐसे तो मामले सामने ना आए कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाए। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल कमल, ये मसला हाल ही में जिस तरीके से यमुनानगर के अंदर जहरीली शराब की वजह से 20 से अधिक लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जिस मामले को लेकर के भी 2 अलग-अलग एसआईटी जो इसकी तह तक जाने की जांच कर रही हैं। इसी के साथ जो जानकारी है, जो सबसे अहम और परेशान कर देने वाली है कि वो जहरीली शराब की जब चेन देखी गई है तो ये भी जानकारी मिली है कि वो शराब भी ठेके से ही खरीदी गई थी, यानी शराब के अधिकृत ठेके से खरीदा गया था उस शराब को, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। अब वो शराब वहाँ किस प्रकार से पहुंची थी, इसको लेकर के 2 अलग अलग एसआईटी जो है वो पहले ही इस पूरे मसले की जांच कर रही है। लेकिन इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि जहरीली शराब का ये कोई पहला मामला यमुनानगर के अंदर ही नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी प्रदेश में इससे पहले भी कई बार जहरीली शराब से लोगों की मौत के मामले सामने आते रहे हैं। पानीपत, सोनीपत से भी और दूसरे जिलों से भी जो है कई बार खबरें जो है देखने के लिए मिलती हैं। पिछले विधानसभा सत्रों की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये मामला जो है वो गूंजते हुए नजर आया था। और अब ये उम्मीद भी की जा रही है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों की मौत हुई है तो आगामी शीतकालीन सत्र के अंदर भी विपक्ष इसको लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा होगा।
वहीं अब एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि सरकार को भी अपना जवाब इसको लेकर के जहां बनाना होता है, तो वहीं ऐसे मसलों की को आगे ना हो, इस प्रकार की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं दर्शानी भी होती है और इस पर ठोस कार्रवाई भी करनी होती है। इसी को लेकर के एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से अब देश के तमाम जो ठेके हैं, उप ठेके हैं, वहां पर सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। स्टॉक जो है कहां से निकल करके कहां पहुंचा है, इसको लेकर के भी पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और इस रिकॉर्ड को तैयार करने में अगर किसी प्रकार की खामी होती है तो उसके अनुसार जो है कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब ये पूरी प्रक्रिया चलेगी तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियों में जो संलिप्त जो लोग होते हैं वो कहीं ना इस पूरे मसले से अलग होते हुए या फिर अलर्ट होते हुए नजर आते हैं और इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं जी। वहीं दूसरी तरफ इसके जो सैंपल्स हैं उन सैंपल्स को भी देखा जाएगा, अगर उसमें कोई खामी मिलती है तो उसके अनुसार भी कड़ी कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कर ली गई है। आने वाले समय के अंदर कमल एक खास बात ये रहने वाली है कि जो बोटल्स है उनके ऊपर QR कोड भी लगाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। दिसंबर माह के बाद ये देखने के लिए मिल सकती है। QR कोड के बारे में इससे पहले जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनके पास ये विभाग है उनकी तरफ से दी गई थी कि QR कोड लगाया जाएगा। QR कोड से जो ट्रैकिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और अगले कुछ समय के अंदर, अगले कुछ महीनों के अंदर आम लोग भी उस QR कोड को स्कैन करके बोतल की जो पूरी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार की तमाम तैयारियां मुकम्मल। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जानलेवा कम से कम ना बने, इस बात का ख्याल एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग को रखना होगा। जितेंद्र, इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर, बहुत महत्वपूर्ण खबर, उस पर जानकारी मुझे लेनी है आपसे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। हम बयान सुनवाना चाहते हैं आमने सामने का दीपेंद्र हुड्डा, जो कि कांग्रेस की तरफ से सांसद भी हैं राज्यसभा में, वो कैसे निशाना साध रहे थे सरकार पर, और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कैसे जवाब दिया था, एक बार सुन लीजिए। हम शुरू से कह रहे हैं कि इसकी शराब घोटाला, और एक और चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक है कि केवल हरियाणा ही नहीं, देश में भी अगर कहीं शराब घोटाले होते हैं उसके तार हरियाणा तक जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये हरियाणा में जो किस तरह की जो है एक्साइज नीति चल रही है, किस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और इस तरह के घटनाओं का अंजाम जो दिया जा रहा है उसके पूर्णतः प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा की सरकार शराब घोटाले के मामले को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी है, जिसके अंदर इस तरह के, जिसके नीचे इस तरह के मामले पनप रहे हैं। हमारी मांग है कि उस स्तरीय जांच हो, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के किसी जज के अंतर्गत ये जांच कराई जाए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं कि जब तक ये उप मुख्यमंत्री अपने पद पे बने तब तक निष्पक्ष जांच की कोई मैं समझता हूं उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो उनको भी नैतिक जिम्मेदारी लेके उनको, क्योंकि वो जब तक बैठे हैं जांच नहीं हो पाएगी, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जितने आदमी हमने पकड़े हैं इनके राज में तो भी पकड़े गए हैं। अब अगर ये यमुनानगर वाले केस की बात कर रहे हैं तो इसमें हर लीड तक, जहाँ तक लीड जा रही है हम पकड़ रहे हैं और 70-80% हमने पकड़ ली है और पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो है कौन लाया, कहाँ से लाया, वो आगे कहाँ से लाया था, किसकी दुकान है, उसने किसको दुकान दी, आगे कौन खरीदे थे, सारा हम उसका डेड एंड तक जा रहे हैं। जांच को डेड एंड तक ले जाएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ये बात कर रहे हैं। पुलिस उनके हवाले है हरियाणा की, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है कि जितने भी आरोपी इस मामले में उनको सलाखों के पीछे धकेला जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर जिसकी हम बात कर रहे थे। हरियाणा में अब शव लेकर रोड जाम करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि शव रखकर धरना प्रदर्शन करने पर अब पाबंदी लग सकती है। हरियाणा मृत का सम्मान विधेयक 2023 हरियाणा सरकार लाने वाली है। हरियाणा मृत का सम्मान विधेयक को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हरियाणा में कई बार हमने देखा कि शव रखकर जाम रोड कर दिए जाते हैं, प्रदर्शन लगातार होते हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा। लेकिन अब क्योंकि विधेयक का नाम ही ऐसा है कि मृत देह को सम्मान दिया जाए, तिरस्कार ना हो, इसलिए इस तरह के विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। इसके बनने पर सार्वजनिक जगहों पर शव के साथ प्रदर्शन करने पर पहले ही प्रतिबंध लग जाएगा। शव के साथ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे प्रदर्शनकारी।
कई बार ऐसे देखा जाता है कि डिमांड्स होती हैं कुछ लोगों की, और कई बार किसी की मौत हो जाती है, उससे संबंधित कुछ डिमांड्स होती हैं, तो इसलिए देखा जाता है कि रोड को जाम करके शव रखा जाता है और शव रखकर प्रदर्शन किया जाता है, तब प्रशासन की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, इस खबर के बारे में तह तक जाकर बताइए, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और कब तक ये विधेयक लाया जा सकता है? सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल कमल, मृतक के सम्मान को लेकर के इस प्रकार के विधेयक को लाने की सरकार जो है वो तैयारी कर रही है। सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। हाल ही के अंदर हमने देखा कि अंबाला के अंदर जो एक चालक की हत्या हुई थी, उसके बाद किस तरीके से शव को रख करके प्रदर्शन किया गया था। इसी तरीके के इससे पहले भी जो शव को रख करके रोड जाम करने के या प्रदर्शन करने के जो मामले हैं वो सामने आए थे, जिसको लेकर के सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस प्रकार के एक विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है। और दर्शकों की जानकारी के लिए, खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को ये भी हम जानकारी देना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो विधेयक है वो राजस्थान के अंदर इससे पहले ही लाया जा चुका है, जिसके अंदर सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। और अगर उस प्रदर्शन के अंदर अगर कोई नेता अगर शामिल होता है तो उसमें जुर्माने को और ज्यादा बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसका मकसद साफ तौर से मृतक के सम्मान को लेकर के है और उसके साथ किसी प्रकार का मृतक के शव को लेकर के प्रदर्शन ना किया जाए, इस मंशा के साथ सरकार इस प्रकार के विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से ये जानकारी है कमल कि आगामी शीतकालीन सत्र के अंदर जो है इस विधेयक को लाया जा सकता है और इसके मसौदे को तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। हाल ही के इन घटनाक्रमों को देखते हुए सरकार इस प्रकार के कदम को आगामी शीतकालीन सत्र के अंदर उठा सकती है। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दोनों खबर पर अहम दी है। शुक्रिया आपका, खबर की तह तक आप पहुंचे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करने जा रहे हैं। उत्तराखंड से एक खबर सामने आ रही है। ज्वेलर्स शोरूम डकैती कांड का एक मामला सामने आया था। खबर की तह तक हम पहले भी पहुंचे हैं, लेकिन अपडेट आपको दे रहे, डकैती कांड मामले में पुलिस को सुराग मिल गया। इस घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को दून पुलिस ने अभी चिन्हित किया है। दोनों अभियुक्तों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। ये पूरा मामला बताएंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़े हुए हैं। ये मामला कहां से सामने आया, क्यों सामने आया, कौन कौन आरोपी इस मामले में है, कैसे पुलिस को कामयाबी आने वाले वक्त में हासिल हो सकती है। खबर की तह तक पहुंचिए राव शफात अली। कमल, देखिए, ये बड़ी लीड है, बहुत बड़ी कामयाबी तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पुलिस के हाथ में एक बड़ी लीड लगी है, क्योंकि ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती डाली गई थी और करीब 14 करोड़ रुपए की ये डकैती थी। वीवीआईपी इलाका था, तमाम मूवमेंट वहां वीवीआईपी के रहते हैं, उसके बावजूद ये डकैती डली थी। और सबसे बड़ी बात थी कि 9 नवंबर था उस दिन, यानी कि राज्य स्थापना दिवस था और राष्ट्रपति खुद यहाँ पर मौजूद थे। तो ये जो डकैती थी एक दाग की तरह थी पुलिस के ऊपर भी। इसकी कार्यशैली पर बहुत सारे सवाल उठे, विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, अब उम्मीद जगी है कि इस डकैती के जो अपराधी हैं वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। एसएसपी अजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनका खौफ है अपराधियों में और बहुत बड़े बड़े जो माफिया हैं उन्होंने सलाखों के पीछे भी डाले हैं। लेकिन अब लीड की अगर बात करें कमल, तो बिहार से इसके तार जुड़े हैं और सुबोध गैंग एक काम करता है जो अक्सर बड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट कराता है और ये एक गिरोह है बहुत बड़ा। इसके जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये गैंग बना करके या तो ज्वेलरी जो बड़े शोरूम होते हैं, रिलायंस के शोरूम है, मुथूट फाइनेंस है, इस तरह के शोरूम में डकैती करते रहे हैं और उसी के तार जुड़े हैं। बहुत सारे राज्यों में इन लोगों ने डकैतियां की थी, इन अपराधियों ने। तो जब सुबोध को बिहार, क्योंकि बिहार की जेल में वो बंद है और बिहार के लातूर की पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया, उसको जानकारी ली, तो उसने ये तार बताए हैं। तो 2 बड़ी लीड के बारे में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, एक तो प्रिंस नाम का अपराधी है, ये भी बिहार का है, और एक विक्रम कुशवाहा नाम का अपराधी है, ये भी बिहार का है। तो इन दोनों की जो तस्वीरें हैं वो पुलिस ने जारी की हैं और 2-2 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर उत्तराखंड पुलिस ने रखा है। इसके साथ ही इनके एक फ्लैट के बारे में देहरादून पुलिस को जानकारी लगी थी कि दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 में इनका एक फ्लैट है।
तो देहरादून की जो पुलिस है, उत्तराखंड की पुलिस वहां रेड डालने के लिए, दबिश डालने के लिए पहुंची, तो ये अपराधी तो नहीं मिल पाए, लेकिन इनके उस फ्लैट की जब तलाशी ली गई तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और ऐसे सबूत मिले जो इस डकैती से संबंध रखते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द अब ये अपराधी और इनके साथ जितना भी ये गैंग है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था अपराधियों ने, ये सलाखों के पीछे होंगे। ये प्रोफेशनल्स हैं जो ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस की ओर से जानकारी क्या क्या दी गई है इस गैंग के बारे में, क्योंकि बार बार इस गैंग का जिक्र हो रहा है उससे डकैती के बाद? देखिए, बेहद शातिर गैंग है ये और बड़ी डकैती करता है, गिरोहबंद गैंग है, और इसका जो माफिया है, इसका जो मास्टरमाइंड है वो बिहार का ही है, सुबोध जी। सुबोध गैंग के ही ये सदस्य हैं। पुलिस ने जानकारी दी क्योंकि ये 2 मोटरसाइकिल छोड़ करके भागे थे, उसके बाद एक कार बरामद की गई थी। जी। जानकारी लगी है कि ये 50-50 किलोमीटर जहां ये अपराध करते हैं, पहले ये रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद पूरा एक गैंग होता है। सुबोध इनको एडवांस पैसे देता है, जो इनका मास्टरमाइंड है, और किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है कि अगर कोई एक अपराधी पकड़ा जाए तो वो दूसरे की जानकारी ना दे पाए, और 50-50 किलोमीटर पर ये एक गाड़ी को खड़ा करते हैं, यानी कोई अपराध की घटना को जब ये अंजाम देते हैं तो 50 किलोमीटर ये अपनी उस गाड़ी को बदल लेते हैं। दूसरा, इनका जो अपराध करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ये जो हथियार छुपा करके लाते हैं उसके लिए एक अलग से बॉक्स गाड़ी के अंदर, कार के अंदर बनाया जाता है। तो ये, और जब ये अपराध करके भागते हैं, लूट करके भागते हैं, तो या तो ये 2 से 3 व्यक्ति सिर्फ कार में जाते हैं या फिर अपना सामान उस ड्राइवर को देते हैं, जबकि उस वाहन चालक को, उस अपराधी को भी नहीं पता होता कि लोग कौन है। तो इनके जो गैंग के बारे में जानकारी लगी है वो इस तरह की है कि किस तरह से ये अपराध को अंजाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल शफात अली, जानकारी देने के लिए इस पूरे मामले पर बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल में गारंटियों को लेकर सियासत हो रही है और डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी मुकेश अग्निहोत्री, जो कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान पर राजीव बिंदल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। जो गारंटी की बात हो रही है वो क्यों हो रही है, एक बार मैं अपनी जुबानी आपको बता दूं। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कई गारंटियां दी हिमाचल प्रदेश की जनता को, लेकिन वो गारंटियां पूरी नहीं हो पा रही धरातल पर, ये भी एक सच है। चुनाव के दौरान कांग्रेस के सभी नेताओं ने गारंटियां दी, ये राजीव बिंदल भी कह रहे हैं। करीब 1 साल सरकार बनने के बाद भी गारंटियां पूरी नहीं हो पा रही है, एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, ये दावा कर रहे हैं राजीव बिंदल। एक बार सबसे पहले तो राजीव बिंदल का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद खबर की तह तक पहुंचेंगे और सियासत को समझने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल में क्यों और कैसे चल रही है। सुनिए राजीव बिंदल को। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, और उनका यह कथन कि हमने गारंटियां पूरी की हैं, यह हास्यास्पद है। जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो घर घर जाकर के 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देने के लिए लगातार भाषण चल रहे हैं। आज तो घर घर में वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रादेशिक नेताओं से लेकर गांव स्तर के कांग्रेस के नेताओं ने और प्रत्येक युवा को यह विश्वास दिया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर, उनसे हम खबर की तह तक पहुंचकर जानकारी हासिल करते हैं। प्रदीप, गारंटियों की बात होने लगी है, 1 साल का कार्यकाल का लेखा जोखा विपक्ष रख रहा है सरकार के सामने, जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में आपसे। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस विपक्ष में थी उस वक्त जब चुनाव का दौर था तो गारंटियां दी गई थी और 10 गारंटियां ये कुल मिलाकर थी, और उसमें ये कहा गया था कि जब उनको पूरा किया जाएगा। और उसमें जो महत्वपूर्ण गारंटी थी ओल्ड पेंशन की 1500 महिलाओं को देने की और 1 लाख रोजगार सरकारी क्षेत्र में, और कुल मिलाकर 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात हुई थी। और ऐसे में अब इसको विपक्ष जो आज बीजेपी है वो इसको अब बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है। और हमने देखा कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में की भी बात करें, तो वहां पर उस वक्त जो कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बातें कही थी, भाषण में कही थी, ये गारंटियां उनकी वीडियो सीडी बनाकर वो दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब आगे लोकसभा चुनाव भी है और 1 साल अगले महीने 11 दिसंबर को
वर्तमान सरकार के पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में गारंटी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर यहाँ बीजेपी अब चल रही है और इसमें कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो गारंटियां हैं वो पूरी नहीं हुई है। और जो भाजपा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नाम लेकर कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और गारंटियां पूरी नहीं हुई है। और जब चुनाव था तो बिना सांसें रोके ये गारंटियां गिना रहे थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही रामपुर में जब लवी का मेला था उसके समापन के मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे थे और उन्होंने वहां ये कहा था कि बीजेपी के कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि हम गारंटियां पूरी नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी है और जो बाकी गारंटियां हैं 1500 के लिए भी जो कमेटियां हैं वो बनाई गई है, लेकिन जो बाकी गारंटियां हैं वो भी पूरी की जाएगी और ये कांग्रेस पार्टी का राजधर्म है। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी और इसका ही पलटवार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा की तरफ से हुआ है और उन्होंने कहा कि गारंटियां कोई भी पूरी नहीं हुई है। ना तो महिलाओं को 1500 रुपए मिले हैं, ना ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी तरह से बहाल हुई है। कई ऐसे कर्मचारी वर्ग है जो इसमें छूट गए हैं और इसके साथ साथ रोजगार की जो बात हो रही थी एक सामने, अभी तक रोजगार भी लोगों को नहीं मिला है, केवल घोषणाएं रोजगार की हो रही हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर कह रहे हैं और हम कह सकते हैं कि गारंटियों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी जरूर करेगी और सवाल भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे डिप्टी सीएम है या फिर कैबिनेट मंत्री हैं, वो बार बार अपने अपने भाषणों में भी और ऐसे भी जब उनसे पूछा जाता है तो वही कह रहे हैं कि हमारी ये गारंटियां 5 साल की हैं और हम चरणबद्ध तरीके से इन्हें पूरा करेंगे और उसमें बड़ी जो मेन गारंटी वो पेंशन स्कीम की थी वो प्रदेश में बहाल हो चुकी है। तो हम आने वाले दिनों में इस पर सियासत बहुत ज्यादा गर्माता हुआ देख पाएंगे कमल, और जिस तरह से अभी से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है वो आने वाले समय में और तेज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए प्रदीप ठाकुर। इस पूरे मामले में अभी जो सियासत आप देख पा रहे हैं ये सियासत आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि 1 साल कांग्रेस सरकार का हिमाचल प्रदेश में होगा, आगे आम चुनाव भी है, तो ये आम चुनाव की तैयारी भी है। अब जनता को बीजेपी बताएगी कि आपने जिस सरकार पर भरोसा किया, जिस पार्टी पर भरोसा किया वो सत्ता में आई तो गारंटियां जो आपको दी है वो गारंटी पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी पर आरोप ये लगा रही है कि केंद्र से जब आपदा आई तो आपने मदद कितनी की है। ये दोनों सियासत के खेल के माहिर खिलाड़ी हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता। कौन जीता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबर की तय तक में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक।